हेलो, मैं राजकुमार, मेरे चैनल राजयस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे महान्यायवादी के बारे में, यानी भारत के महान्यायवादी के बारे में। ठीक है, भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन होता है? वह भारत सरकार का विधि अधिकारी होता है, जो कि विधि मामले में केंद्र सरकार को सलाह देता है। महान्यायवादी कौन होता है? भारत सरकार का विधि अधिकारी होता है। वह विधि मामले में, कानूनी मामले में केंद्र सरकार को सलाह देता है। ठीक है, अब देखते हैं महान्यायवादी कार्य एवं शक्तियाँ, अधिकार एवं मर्यादा, वेतन एवं भत्ते। कितने पॉइंट पढ़े? 1 2 3 4 पॉइंट में हम महान्यायवादी को पढ़ेंगे। ठीक है, पहला हमारा ये पॉइंट है महान्यायवादी। संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी का वर्णन किया गया या उल्लेख किया गया। संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी के बारे में बताया गया है। ठीक है, वर्तमान में महान्यायवादी कौन है? के वेणुगोपाल वर्तमान में भारत के महान्यायवादी हैं। वर्तमान में महान्यायवादी कौन है? के वेणुगोपाल वर्तमान में भारत के महान्यायवादी हैं। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा महाधिवक्ता। महाधिवक्ता यानी महाधिवक्ता का कार्य क्या है? महाधिवक्ता न्यायवादी को सहायता करता है। महाधिवक्ता न्यायवादी के लिए सहायता करता है या सहायता देता है। अपर महाधिवक्ता किसको सहायता करता है? महाधिवक्ता किसको सहायता करता है? महान्यायवादी को। प्रश्न बनता है कि भारत सरकार के कितने कानूनी अधिकारी होते हैं? प्रश्न कह रहा है कि भारत सरकार के कितने कानूनी अधिकारी होते हैं? तो कितने कानूनी अधिकारी? 3। पहला अधिकारी कौन है कानूनी अधिकारी? पहला है महान्यायवादी। दूसरा कौन सा? महाधिवक्ता। तीसरा कौन सा? अपर महाधिवक्ता। ये जो 3 अधिकारी हैं, ये भारत सरकार के कानूनी अधिकारी हैं। ये सलाह किसको देंगे? महान्यायवादी सलाह किसको देंगे? केंद्र सरकार को। यानी केंद्र सरकार को महान्यायवादी सलाह करेंगे या सहायता करेंगे। और इनकी सहायता के लिए कौन होगा? महाधिवक्ता होगा। यानी महान्यायवादी की सहायता के लिए कौन है? महाधिवक्ता। और महाधिवक्ता की सहायता के लिए कौन है? अपर महाधिवक्ता। महान्यायवादी की संख्या कितनी है? महान्यायवादी की संख्या कितनी है? 1। महान्यायवादी संख्या कितनी है? 1 मान लो। ठीक है, महान्यायवादी संख्या 1 है, महाधिवक्ता की संख्या 1 है, और अपर महाधिवक्ता की संख्या कितनी? 4। तो कितने होगा टोटल? 6। यानी ये 6 को 6 यानी कि भारत सरकार को विधि मामले में सलाह करते हैं। ये सहायता कर देंगे महाधिवक्ता की, महाधिवक्ता सहायता करेंगे महान्यायवादी को, महान्यायवादी केंद्र सरकार को विधि मामले में सलाह देंगे। ठीक है, अब देखें कार्यकाल। महान्यायवादी कार्यकाल कितना होता है? तो महान्यायवादी कार्यकाल अनिश्चित होता है। यानी कि महान्यायवादी कार्यकाल अनिश्चित होता है। ना ये 1 साल का होता है, ना ये 2 साल का होता है, ना 4 साल का होता है। यानी इसका कोई भी नहीं है कि 5 साल तक महान्यायवादी अपने पद पर रहेंगे। इनका कोई कार्यकाल नहीं है, यानी कि अनिश्चित है। इनका कार्यकाल कोई नहीं, निश्चित है। नियुक्ति। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। किसकी सलाह पर करता है? मंत्रिपरिषद की सलाह पर। मंत्रिपरिषद में कौन आता है? प्रधानमंत्री। यानी कि महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किसकी सलाह पर करता है? मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। अब देखते हैं योग्यता, यानी महान्यायवादी क्या योग्यता होनी चाहिए जो भारत का महान्यायवादी बन सके। ठीक है, महान्यायवादी की योग्यता। तो महान्यायवादी की योग्यता, वह उच्चतम न्यायालय के जो योग्यता उच्चतम न्यायालय के जज की होती है, वह योग्यता महान्यायवादी की होनी चाहिए। ठीक है, इसमें देखते हैं हम, वह किसी भी उच्च न्यायालय में, जो व्यक्ति किसी भी उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक जज रहा हो या 10 वर्ष तक उसने वकालत की हो, वह व्यक्ति भारत का महान्यायवादी बन सकता है। यानी 5 साल या तो वो जज रहा हो किसी भी उच्च न्यायालय में, या 10 साल तक उसने वकालत की हो, तो वह व्यक्ति भारत का महान्यायवादी बन सकता है। ठीक है, अब देखते हैं कार्य एवं शक्तियां। महान्यायवादी कार्य एवं शक्तियां। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है? वह भारत सरकार का विधि अधिकारी होता है। कौन? महान्यायवादी भारत सरकार का विधि अधिकारी होता है। अगला पॉइंट हम देखते हैं, वह सरकार को कानूनी सलाह देता है। केंद्र सरकार को कानूनी सलाह कौन देता है? यानी महान्यायवादी केंद्र सरकार को कानूनी सलाह देता है। अगला पॉइंट हमारा तीसरा, भारत सरकार से संबंधित सभी मामलों की उच्चतम न्यायालय में सुनवाई या पैरवी करता है। यानी महान्यायवादी भारत सरकार से संबंधित सभी मामलों की सुनवाई या पैरवी वह उच्चतम न्यायालय में करता है। कहां करता है? वह उच्चतम न्यायालय में करता है। अगला पॉइंट है हमारा अनुच्छेद 143 के तहत, यानी अनुच्छेद 143 के तहत वह उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। यानी कि महान्यायवादी अनुच्छेद 143 के तहत भारत सरकार के उच्चतम न्यायालय में प्रतिनिधित्व करता है। भारत सरकार से संबंधित उच्चतम न्यायालय में प्रतिनिधित्व करता है। क्या करता है? अनुच्छेद 143 के तहत वह उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। कौन? महान्यायवादी भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। अगला पॉइंट हमारा संघ से संबंधित किसी मामले में उच्चतम न्यायालय में सुनवाई का अधिकार है। यानी कि उसे संघ से जो भी मामला संबंधित है,
संघ से जो भी मामला संबंधित है उसको उच्च न्यायालय में सुनवाई का अधिकार, यानी कि भारत सरकार, भारत देश में इतने भी हाई कोर्ट हैं उनमें सभी में वह सुनवाई कर सकता है। किस मामले की? जो मामला संघ से संबंधित है उन सभी मामलों की वह महान्यायवादी भारत के सभी उच्च न्यायालयों में सुनवाई कर सकता है या पैरवी कर सकता है। अगला पॉइंट हमारे, वह सरकारी कर्मी की श्रेणी में नहीं आता है। महान्यायवादी सरकारी कर्मचारी की श्रेणी में नहीं आता है, इसलिए वह निजी व्यक्ति का मुकदमा भी लड़ सकता है। जो भारत का जो न्यायवादी होता है वो सरकारी कर्मचारी की श्रेणी में नहीं आता, इसलिए वह किसी भी व्यक्ति का, हमारा और तुम्हारा सबका मुकदमा लड़ सकता है। अगला पॉइंट देखते हैं, अधिकार है मर्यादा। महान्यायवादी क्या क्या अधिकार है और क्या क्या मर्यादा, ठीक है। तो पहला पॉइंट है, भारत सरकार भारत की सभी अदालतों में सुनवाई का अधिकार है, यानी महान्यायवादी को भारत की सभी अदालतों में, चाहे वो छोटी अदालत हो चाहे बड़ी अदालत हो, इतनी भी अदालत भारत देश में, उन सभी में सुनवाई का अधिकार उसके पास, किसके पास? महान्यायवादी के पास भारत की सभी अदालतों में सुनवाई का अधिकार है, वो सभी में सुनवाई कर सकता है। अगला पॉइंट हमारा, संसद के दोनों सदनों में बोलने व कार्रवाई का अधिकार, यानी महान्यायवादी को संसद में बोलने व कार्रवाई का अधिकार है। अगला पॉइंट, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं है। लेकिन यानी महान्यायवादी मत नहीं दे सकता, लेकिन वह संसद के दोनों, राज्यसभा लोकसभा में बोल सकता है, उनमें कार्रवाई कर सकता है, लेकिन वोट नहीं कर सकता। कौन? महान्यायवादी। अगला पॉइंट हमारा, वह भारत सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकता, यानी महान्यायवादी भारत सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकता। अगर वह भारत सरकार के खिलाफ बोलता है तो राष्ट्रपति उससे उसका त्यागपत्र ले लेंगे, यदि वह भारत सरकार के खिलाफ बोलेगा तो। अगला पॉइंट है, वह भारत सरकार के किसी भी मामले में टिप्पणी नहीं कर सकता। महान्यायवादी भारत सरकार के किसी मामले में टिप्पणी नहीं कर सकता। अगर वह टिप्पणी करेगा तो उसका त्यागपत्र ले लिया जाएगा। किसकी सलाह पर ले लिया जाएगा? प्रधानमंत्री की सलाह पर उसका त्यागपत्र ले लिया जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट है, वह भारत सरकार की अनुमति के बिना किसी का आपराधिक मुकदमा नहीं लड़ सकता, यानी कि भारत का महान्यायवादी बगैर भारत सरकार के सलाह के वह किसी भी निजी व्यक्ति का आपराधिक मुकदमा नहीं लड़ सकता। अगला पॉइंट हमारी, वह किसी कंपनी के निदेशक का पद ग्रहण नहीं कर सकता, यानी महान्यायवादी अपने पद पर रहते हुए किसी भी कंपनी का निदेशक का पद ग्रहण नहीं कर सकता। अगला देखते हैं हम, वेतन एवं भत्ते, ठीक है। वेतन नहीं, भत्ते। हाँ, वेतन से मतलब क्या है? वेतन यानी कि महान्यायवादी को वेतन नहीं दिया जाता। क्यों नहीं दिया जाता? क्योंकि वह भारत सरकार के सभी मामलों की पैरवी करता है और वह निजी व्यक्तियों के सही मामलों की पैरवी करता है। भारत सरकार इसलिए उसको वेतन नहीं देती, क्योंकि हमारे और तुम्हारे मामले की अगर महान्यायवादी पैरवी करेगा तो हम और तुम उसको लाखों रुपए देंगे उसकी फीस के रूप में। क्यों? क्योंकि वह हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जज की वैल्यू रखता है, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज बनने के लिए योग्यता चाहिए वो उसके पास होती है। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो वकील होते हैं तो एक दिन के वे लाखों रुपए लेते हैं। अगर हम और आप उनसे महान्यायवादी अपना मुकदमा लड़ाएं तो वो एक दिन की फीस उनकी लाखों होती है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की। तो इसलिए उसको केंद्र सरकार उसको वेतन नहीं देती, क्योंकि वह भारत के निजी व्यक्ति का मामला लड़ता है, इसलिए उसको वेतन नहीं दिया जाता। भत्ते, हाँ, भत्ते उसको दिए जाते हैं। भत्ते में आता है, भत्ते में घर आएगा, आवास आएगा, गाड़ी आएगी और सिक्योरिटी आएगी, उसको भत्ता दिया जाता है, लेकिन वेतन उसको नहीं दिया। वेतन इसलिए नहीं दिया क्योंकि वह निजी व्यक्ति का मामला लड़ता है, इसलिए उसको वेतन नहीं दिया जाता। उसको भत्ते दिया जाता है, उसको घर दिया जाता है, उसको सिक्योरिटी दी जाती है और उसको गाड़ी दी जाती है। और महान्यायवादी का पदत्याग कैसे करता है? महान्यायवादी पदत्याग कैसे करता है? वो 3 तरह से पदत्याग सकता है, ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा, और राष्ट्रपति चाहे कि महान्यायवादी से हमें त्यागपत्र लेना है या महान्यायवादी को हटाना है तो राष्ट्रपति उससे त्यागपत्र मांग सकता है। किससे मांग सकता है? महान्यायवादी से, यानी राष्ट्रपति महान्यायवादी से उसका त्यागपत्र मान सकता है, इसलिए उसका पद खाली होता है। तो दूसरा नंबर है त्यागपत्र द्वारा। महान्यायवादी जब चाहे तब वह राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता है, क्योंकि यानी अपने पास से स्वेच्छा से अपना त्यागपत्र किसको दे सकता है? राष्ट्रपति को। अगला पॉइंट है हमारा, मंत्रिपरिषद का भंग होने से, यानी कि जब देश की मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है तो उसका पद खाली हो जाता है। 3 तरह से उसका पद खाली होता है, राष्ट्रपति द्वारा, स्वयं त्यागपत्र द्वारा या मंत्रिपरिषद भंग होने के द्वारा उसका पद खाली हो जाता है, ठीक है। एक बार हमको देख लेते हैं फटाफट। संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी का वर्णन किया गया है। वर्तमान में के वेणुगोपाल भारत के महान्यायवादी हैं। इनकी सहायता के लिए एक महाधिवक्ता होता है और 4 अपर महाधिवक्ता होते हैं। किसकी सहायता के लिए? महान्यायवादी की। कार्यकाल अनिश्चित है, इनका कार्यकाल अनिश्चित है, कोई निश्चित नहीं है 2 साल 4 साल या 5 साल, ठीक है। इनका कोई नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा करता है। किसकी सलाह पर करता है? मंत्रिपरिषद के द्वारा इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। क्योंकि महान्यायवादी की नियुक्ति
प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती है। योग्यता मांगे, वह व्यक्ति जो उच्चतम न्यायालय में जज बनने की योग्यता रखता है, वह व्यक्ति भारत देश का नागरिक भारत देश का महान्यायाधीश बन सकता है। ठीक है, हाईकोर्ट का वो 5 साल जज रहा हो या 10 साल उसने हाईकोर्ट में वकालत की, तब वह व्यक्ति भारत का महान्यायाधीश बन सकता है। कार्यान्वयन शक्ति, वह भारत सरकार का विधि अधिकारी होता है, वह सरकार को कानूनी सलाह देता है, भारत सरकार से संबंधित सभी मामलों की उच्चतम न्यायालय में सुनवाई या पैरवी करता है। और महान्यायाधीश, अगला पॉइंट, अनुच्छेद 143 के तहत वह उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करता है, महान्यायाधीश करता है। संघ से संबंधित किसी भी मामले में उच्च न्यायालय में सुनवाई का अधिकार उसके पास है। किसके बाद? महान्यायाधीश के पास है। वह सरकारी कर्मी की श्रेणी में नहीं आता, महान्यायाधीश सरकारी कर्मी की श्रेणी में नहीं आता, इसलिए उसको वेतन नहीं दिया जाता, भत्ता दिया जाता है। इसलिए वह निजी व्यक्ति का मुकदमा भी लड़ सकता है, वह निजी व्यक्ति का मुकदमा भी लड़ सकता है। अधिकार है, मर्यादाओं से क्या क्या अधिकार है, क्या क्या मर्यादा है, वो देखते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट, भारत की सभी अदालतों में सुनवाई का अधिकार है, वह भारत की किसी भी अदालत में सुनवाई कर सकता है। संसद के दोनों सदनों में बोलने व कार्रवाई करने का अधिकार है, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं है, वो वोट नहीं दे सकता। संसद दोनों सदनों में बोल सकता है, कार्रवाई कर सकता है, लेकिन वोट नहीं दे सकता। अगला पॉइंट, वह भारत सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकता। अगला पॉइंट है, वह भारत सरकार के किसी भी मामले में टिप्पणी नहीं कर सकता। अगला पॉइंट है, वह भारत सरकार की अनुमति के बिना किसी का आपराधिक मुकदमा नहीं लड़ सकता। महान्यायवादी भारत सरकार की अनुमति के बिना किसी भी का भी आपराधिक मुकदमा नहीं लड़ सकता। अगला पॉइंट है, वह किसी कंपनी के निदेशक के पद का ग्रहण नहीं कर सकता। वेतन बातें, महान्यायवादी को वेतन नहीं दिया जाता क्योंकि वह भारत के निजी व्यक्तियों का मामला भी कोर्ट में लड़ता है, इसलिए उसको वेतन नहीं दिया जाता। भत्ते उसको दिया जाता है, गाड़ी दी जाती है, उसको रहने के लिए घर दिया जाता है बड़ा सा, उसको एक सिक्योरिटी दी जाती है। पद त्याग, राष्ट्रपति उससे इस्तीफा मांग सकता है, या वह अपनी इच्छा से राष्ट्रपति को इस्तीफा दे सकता है, या देश की मंत्रिपरिषद जब भंग हो जाती है तो उसका पद खाली हो जाता है। ठीक है, भारत का महान्यायाधीश। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।